हाय दोस्तों, वेलकम टू एनरिचिंग टॉक्स, जहां हम आपके सामने लाते हैं कुछ ऐसे लोग जिनकी बातों से आप रिलेट कर सकें और उनसे कुछ सीख सकें। आज हम आपके सामने लाए हैं एक नहीं बल्कि दो गेस्ट जो कि ज्ञानकृति नाम का एक स्कूल रन कर रहे हैं और इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे ऑन फील्ड वर्क कर रहे हैं। हम सभी मानते हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कई सारी इनएफिशिएंसीज और कई सारे लोग उस पर काम करना भी चाहते हैं पर किसी ना किसी रीजन से कर नहीं पाते हैं। आज के हमारे गेस्ट अक्षय एंड योगराज उन्हीं इन इनएफिशिएंसीज को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और डायरेक्टली अपने स्कूल में बच्चों को अलग तरह का एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज के एपिसोड में हम उनके इसी स्कूल के बारे में और किस तरीके से उन इनएफिशिएंसीज को दूर कर रहे हैं इसके बारे में उनसे जानेंगे। तो हाय अक्षय एंड योगराज, वेलकम टू आवर शो। Thank you, Satyam and Abhishek, for having us here, and we wish you all the best for your new venture. Thank you so much, Akshay. Thank you so much, Yogaraj, for taking the time out to be with us. पहले क्वेश्चन में हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि थ्री इडियट्स मूवी जब रिलीज हुई थी तो एक बहुत जनरल अवेयरनेस आ गई थी कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कुछ इनएफिशिएंसीज हैं, लेकिन बहुत कुछ उस पर हुआ नहीं। सिस्टम जो था वही कंटिन्यू हुआ है। तो क्या आप लोगों को भी ऐसे रियलाइज हुआ कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें एड्रेस करना चाहिए, जिससे आप इंस्पायर हुए ये स्कूल शुरू करने के लिए? ओके, सो ठीक बोल रहे हो आप। जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया इंडिपेंडेंट तो हो गया था, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम वैसे ही चला आ रहा था। जो ब्रिटिशर्स ने इंडियन सिस्टम बनाया था, जो कॉलोनियल सिस्टम था, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन रहा कि हमें उसे चेंज करना है। जैसा कि आप बता रहे हो, हम सब लोग देख रहे हैं हमारे आसपास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जब उन्होंने ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को देखा था इंडिया में, कि एक पेंटर को पता है कि जब वो पेंट कर रहा है तो उसका आउटपुट क्या होने वाला है। एक मूर्तिकार को पता है कि जब वो पत्थर के ऊपर चोट कर रहा है तो मूर्ति क्या रूप लेने वाली है। एक किसान को पता है कि जब वो धरती के साथ काम कर रहा है, हल चला रहा है, तो उससे क्या मिलने वाला है। लेकिन एक शिक्षक को नहीं पता इस सिस्टम में कि वो बच्चों को जब पढ़ा रहा है तो उससे क्या मिलने वाला है, वो क्या बनने वाला है। तो और आज भी हम देखेंगे तो यही है, सब लोग मार्क्स के पीछे भाग रहे हैं, एग्जाम के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन उसका क्या आउटपुट आने वाला है वो किसी को नहीं पता। हम अपना कार्य खत्म करके वहां पे इतिश्री मान लेते हैं। हमें लगता है एजुकेशन में वैसा नहीं होना चाहिए, और इसीलिए वो हमारे लिए इंस्पिरेशन रहा। हमें लगा कि हम डेल्टा इंप्रूवमेंट भी कर पाए, थोड़ा बहुत भी इम्प्रूवमेंट कर पाए, सो हम बहुत बड़ा एक रोल प्ले करेंगे। और ऑन द वे ऑन इन दिस जर्नी यदि कुछ लोगों को इंस्पायर भी कर पाए सो वो एक अच्छा मैसेज रहेगा। हेंस हमने ज्ञानकृति स्कूल इंदौर में स्टार्ट किया। तो अक्षय, आपने कई सारे फ्लॉज तो बताए हैं, तो उन फ्लॉज को दूर करने के लिए आप वर्क कैसे कर रहे हैं? मतलब क्या एग्जीक्यूशन है इन चीजों का? जैसे अक्षय ने बताया कि ब्रिटिशर्स ने एक डिफरेंट टाइप का एजुकेशन सिस्टम इंडिया पे थोप दिया था, जो बाद में भी हम लोगों ने चेंज नहीं किया। बट दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज ऐसी रही जिन्होंने इंडिपेंडेंट होने के बाद, भारत के साथ ही इंडिपेंडेंट हुए वो लोग, लेकिन अपने एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़े चेंजेस किए। जैसे आप सिंगापुर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हमारे साथ ही इंडिपेंडेंट हुआ वो, लेकिन उसकी इकोनॉमी और उसका एजुकेशन सिस्टम हमसे कहीं बहुत ज्यादा आगे निकल गया। कुछ उसी तरह के डेवलपमेंट जापान में भी हमको देखने को मिले हैं। तो उन लोगों ने एजुकेशन पे बहुत फोकस किया। तो जब हम लोग IIT में थे तो हम लोगों ने इस पे रिसर्च करना चालू किया और अपने यहाँ पे एक मॉडर्न गुरुकुल बनाने का प्रयास किया। तो एक ऐसा स्कूल जिसमें जो इंडियन एंशिएंट हेरिटेज में हमारे यहाँ पे पढ़ाने को लेके जो सिस्टम्स थे, पेरेंट्स को कैसे अच्छे पालक बनना है इसके बारे में क्या सुझाव दिए हुए उनको इम्प्लीमेंट किया। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो मे बी जापानीज और सिंगापुरियन स्कूल्स में फॉलो हो रही है, हमने उस तरह के भी एजुकेशन सिस्टम को लाया यहाँ पे। जैसे मैं जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे यहाँ पे हम लोग एक टिपिकल एग्जाम और सब्जेक्ट नहीं चाहते हुए प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को ज्यादा बढ़ावा देते हैं। तो सपोज बच्चे एक सिंपली साइंस में घर कैसे बनता है ये पढ़ने के बजाय एक्चुअल में एक घर बना के देखते हैं। वो लोग मे बी एक डॉग हाउस बना के देख रहे हैं, जिस ड्यूरेशन में उन्हें पता चलता है कि इंडिया में किस किस तरह के घर बनते हैं। मिट्टी के घर भी होते हैं, बांस के भी घर होते हैं। तो जहां तक संभव है मैं आसपास जाके देखने का भी प्रयास करते हैं उनको। उस ड्यूरेशन में कई बार वो मैथ्स भी सीख जाते हैं कि इतनी बड़ी ऊंची दीवार बनानी है तो कितनी ईंटें लगेंगी, कितनी मिट्टी लगेगी,
और कुछ बच्चे जो होते हैं मे बी उसकी फोटोग्राफी कर रहे हैं, उसमें आर्ट स्किल्स भी यूज कर रहे हैं, उसके ड्राइंग्स बना रहे हैं, जब घर बन रहा है उसको पेंट कर रहे हैं, उसमें आर्टिस्टिक एंगल भी दे रहे हैं, कुछ बच्चे उसमें ब्लॉग लिख रहे हैं, ई बुक लिख रहे हैं, तो लैंग्वेजेस भी कवर हो रही है। तो एक्चुअली सभी सब्जेक्ट्स एक प्रोजेक्ट के थ्रू अचीव करने की कोशिश करते हैं। Wow, so this sounds very interesting, but मतलब जैसे आप लोग बता रहे हैं कि आप इंट्यूटिव तरीके से बच्चे को कंसेप्ट्स सिखा रहे हैं प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के जरिए, लेकिन एक सवाल जो मन में आता है कि आगे जाकर तो उन्हें एग्जाम्स देनी ही पड़ेगी, जैसे 10th हो गया, 12th हो गया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गई, तो उस पैटर्न में ढलने के लिए फिर बच्चे कंफर्टेबल रहेंगे या उनको इस तरह से आदत पड़ गई है, तो अब वो आगे फिर कैसे हैंडल करेंगे चीजों? इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है हाईली रेगुलेटेड है, सरकार का उस पर काफी कंट्रोल है और रेगुलेशंस हैं। सो स्कूल्स इसमें इनोवेशन करने से डरते भी हैं, लेकिन इसमें एक पहलू ये भी है कि क्लास 8 तक जब तक कि बच्चा मोटा मोटा 14-15 साल का नहीं होता है तब तक काफी फ्रीडम होता है स्कूल के पास। सो एटलीस्ट हम वहां तक तो इनोवेशन करें, 0 to 15 ईयर्स की एज तक हम जितना हो सके अपने सिस्टम को इनोवेट करने की कोशिश करें। ऑन द वे हम लोग जो रेगुलर बच्चे को अल्टीमेटली जो अचीव करना है, जो आपने कहा कि 10th-12th के बोर्ड एग्जाम देना है, जेईई का या नीट का एग्जाम देना है या व्हाटएवर, सो उसके लिए भी रेडी करना जरूरी है। और उसके लिए हम लोग, ऑल्दो हमारे नो एग्जाम पॉलिसी है, बट ग्रेड 3 ऑनवर्ड्स हमारे यहाँ पर एग्जाम होते हैं, लेकिन वो अनअनाउंस्ड फॉर्म में होते हैं। सो इट्स लाइक आपका रियल लाइफ है, आप हमसे बात कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं और अचानक से कोई घर में इमरजेंसी आ गई, सो आप उसके लिए प्रिपरेशन नहीं करते हो, दैट इज योर एग्जाम, दैट इज योर रियल लाइफ का एग्जाम। सो स्कूल में भी ऐसा ही होना चाहिए कि रेगुलर स्कूल चल रहा है, अचानक से किसी दिन बच्चे को 2 घंटे एग्जाम देना है। एग्जाम भी बहुत डिफरेंट तरीके से होता है, उसमें कोई इन्विजिलेटर नहीं होता है, कभी अनाउंस्ड नहीं होती है, कभी उसका रिवीजन नहीं होता है। सो बच्चों के ऊपर मार्क्स का प्रेशर नहीं होता है, उस एग्जाम को टॉप करने का प्रेशर कभी नहीं होता है, उनके लिए वो एक रूटीन लाइफ का पार्ट है। और क्योंकि इन्विजिलेटर नहीं है तो हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि हम बच्चों को पहले ये मैसेज दें उनके बहुत छोटी एज से कि हम आप पे ट्रस्ट करते हैं, आपको उस ट्रस्ट को पे खरा उतरना है। और क्योंकि नंबर्स की लेके लड़ाई नहीं है, मार्क्स को लेके लड़ाई नहीं है, सो बच्चा चीट भी क्यों करेगा। सो हमें उन पे ट्रस्ट करते हुए उनको ऐसा माहौल देना है जिसमें कि वो अपनी ऑनेस्टी प्रूव करें। सो एग्जाम भी होते हैं, कुछ इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में भी हमारे बच्चों ने पार्ट लिया, और हमारा उसमें सिंपल सा मोटिव था कि बच्चे सिर्फ पार्टिसिपेट करें, बाहर जाएं, सीखें और फेलियर्स को भी एक्सेप्ट करें, फेल होना भी सीखें, फेल होके भी देखें। बट उन एक्सटर्नल कॉम्पिटिशन्स के सो कॉल्ड पैरामीटर्स में भी हमारे बच्चों ने बहुत अमेजिंगली परफॉर्म किया, कई जगह टॉप भी किया उन्होंने। सो या इट्स गुड, दे आर एबल टू कम्पीट विद अदर स्कूल स्टूडेंट्स, एट द सेम टाइम दे आर डूइंग समथिंग व्हिच इज वेरी डिफरेंट। सो आप लोगों ने अभी जो बात की है, मतलब दिस इज समथिंग कि जो हम लोग बचपन में सोचते थे कि हमारा स्कूल भी काश ऐसा होता, हमारे स्कूल में भी ऐसी चीजें करवाई जाती हमसे। होता क्या है कि मतलब जैसे इवन अगर आप एनसीईआरटी भी अगर हम देखें अभी, तो एनसीईआरटी में भी खूब सारी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज लिखी रहती है जो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि स्कूल में करवाई जाएगी या बच्चे खुद करें। बट स्कूल्स में जो होता है कि टाइम की कमी होती है, उनको कोर्स पूरा कंप्लीट करवाना होता है, इस वजह से वो चीजें वो स्किप कर देते हैं। तो आप लोगों को वो टाइम की कमी महसूस नहीं होती? उसको लेके ये सबसे पहले कंसर्न स्कूल शुरुआत करते समय ही आ गया था कि आप ये सब करने जाओगे तो समय कैसे मैनेज करोगे। तो हमने उस पर बहुत सारे ट्रिक्स लगाना चालू करे, या मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट कैसे अच्छा करे, इसको लेके हमने बहुत प्लानिंग करी। तो सबसे पहला जो था कि हमने अपने स्कूल से टेक्स्ट बुक्स ही हटा दी, क्योंकि टेक्स्ट बुक जो है वो मेरा सिलेबस नहीं है, वो किसी और का सिलेबस है। अब मैं उसको फॉलो करूंगा तो मुझे उसके टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। तो हमने एक टेक्स्ट बुक रखने की बजाय मल्टीपल रिसोर्स बुक्स रखी टीचर्स के लिए। वो उन सब में से रिसोर्सेस पिक करते हैं और अपने टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है, जो भी बोर्ड के गाइडलाइंस है, जैसे सीबीएसई, आईसीएसई के जो गाइडलाइंस है उसके अंदर रहते हुए सिलेबस बनाते हैं। लेकिन टेक्स्ट बुक को खत्म करने की दौड़ नहीं है, लर्निंग आउटकम अचीव करने की दौड़ है। कि पहला तरीका ये हो गया। दूसरा, स्कूल्स में बहुत सारे फालतू की चीजें होती हैं, जैसे एग्जाम्स आर वन ऑफ देम। एग्जाम कराना, फिर उसके लिए प्रिपरेशन लीव देना, तो स्कूल वाले लगभग 50 से 60 दिन उसमें साल में हर साल वेस्ट करते हैं। सो स्कूल्स में, जैसे अक्षय ने बताया था कि स्कूल्स के अंदर ही हम एग्जाम ले लेते हैं, ना बच्चों को अलग से कोई प्रिपरेशन करनी है, ना हमें कोई अलग से एग्जाम देनी है। सो वो 50-60 डेज हमने वहां से ही कवर कर लिया है।
जो 200 दिन स्कूल लगता है उसमें से हमने कहीं ना कहीं 30% एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर दी। देन स्कूल्स में फालतू की जो छुट्टियां और होती हैं, जैसे बहुत सारे दिन आपने ऐसा देखा होगा कि स्कूल में छुट्टी होती है लेकिन सारे ऑफिसेस ओपन होते हैं। उस दिन सब पेरेंट्स को भी बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। अगर बोथ वर्किंग पेरेंट है तो फिर बच्चे को कहाँ छोड़े, स्कूल भी बंद है, उनके दोनों के ऑफिस चल रहे हैं। तो हमने ये इंश्योर किया कि हम लोग कॉर्पोरेट्स का जो लीव प्लान है वही फॉलो करेंगे, और जब छुट्टियां देंगे तो एट अ स्ट्रेच देंगे, जैसे दिवाली पे या समर वेकेशन ही देंगे। इसके अलावा हम बीच में रैंडम छुट्टियां नहीं देंगे। और जो सबसे बड़ी एफिशिएंसी हमारे यहाँ पे आई वो टेक्नोलॉजी की यूज करने से आई। तो हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूबिक्विशियस है, हर जगह टेक्नोलॉजी मिलेगी। मतलब टीचर्स अपना सारा का सारा काम कंप्यूटर्स पे करते हैं। बच्चों को स्कूल में भी 5th क्लास ऑनवर्ड अपना मैक्सिमम काम कंप्यूटर्स पे करना रहेगा, और जो छोटी क्लासेस में है पेरेंट्स के साथ सारा कम्युनिकेशन ऑनलाइन है। इवन वर्कशॉप्स हो, रूट प्लानिंग हो, हर चीज हम गूगल के सभी एपीआईज यूज करते हैं, वेदर दे आर गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स या गूगल मैप्स, सब कुछ यूज होता है। बस रूट देखना आप गूगल मैप्स खोलिए, सब कुछ ऑनलाइन होता है, तो उसमें काफी एफिशिएंसी आती है। दैट इज अमेजिंग। युवराज, आप आईआईटी से हैं तो हम एक्सपेक्ट भी करते हैं कि आप टेक्नोलॉजी को अपने प्रोजेक्ट में लाएं, एंड फील ग्रेट टू हियर दिस। एक चीज मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपके पहले के आंसर से हमें ये समझ में आ गया था कि आपके स्कूल के बच्चे कन्वेंशनल स्कूल्स में बहुत, और उस प्रोसेस में, उस सिस्टम में बहुत अच्छे से एडजस्ट कर रहे हैं और उसमें काफी अच्छा परफॉर्म भी करेंगे आगे भी। लेकिन जो बच्चा ऑलरेडी कन्वेंशनल स्कूल में अभी पढ़ रहा है और वो आपके स्कूल में आना चाहता है, तो क्या ये ऑप्शन है उनके पास में? क्या वो एडजस्ट कर पाएंगे उस चेंज्ड वे ऑफ लर्निंग में? इसके लिए सबसे पहले तो हमने ये डिसाइड किया कि हम डायरेक्टली बड़ी क्लासेस स्टार्ट नहीं करेंगे। हम लोग पिछले 8 साल से के क्लासेस बढ़ा रहे हैं, तब जाके हम ग्रेड 4 तक पहुंचे हैं। इतना हमने पेशेंस रखा है, नर्सरी देन KG1 देन KG2, यू नो। सो वी आर प्रमोटिंग 1 ग्रेड एवरी ईयर। फर्स्ट, सेकंड, यदि लेटरल एंट्री होती भी है, मान लीजिए कोई बच्चा डायरेक्टली ग्रेड 3 में मेरे पास आ गया, तो वो कैसे एडजस्ट करेगा? तो सबसे बड़ा जो हमारा मिसकंसेप्शन है वो यही है कि सिस्टम में बच्चा एडजस्ट कैसे करेगा, जबकि हमें जो अनुभव रहा है प्रैक्टिकली कि बच्चे यहाँ आकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो जेल से बाहर आ गए, क्योंकि वो वहां पर एक इंडस्ट्री के अंदर चर्न हो रहे थे लगातार किसी आउटपुट के इच्छा में, और यहाँ पर आकर हम उनको उनकी लाइफ जीने के लिए टाइम दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं, तो दे फील फ्री। और उसके बाद फिर जो छोटे मोटे हमारे सिस्टम में चेंजेस हैं, बिहेवियर उनके चेंजेस करना होते हैं, तो उसके लिए हम एडिशनल 20% टाइम डेली निकालते हैं। जो हमारी स्पेशलाइज्ड टीचर्स होते हैं, एजुकेटर्स होते हैं, वो उन बच्चों के साथ इंडिविजुअली बैठ करके बात करते हैं। ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों के साथ नहीं आती है, ज्यादा प्रॉब्लम हमें उनके माता पिता के साथ आती है जो कन्वेंशनल सिस्टम में ढल चुके हैं। सो होमवर्क नहीं आ रहा है तो उनको बड़ा अजीब सा लगता है कि अभी आदत हो गई है, घर पे तो होमवर्क आना ही चाहिए, और मम्मी को करना चाहिए बच्चे का होमवर्क। प्रोजेक्ट करना है तो पापा को करना है, या किसी को आउटसोर्स कर दिया कि 200 रुपए में बना के दे देना। तो ट्यूशन नहीं जा रहा है बच्चा तो बड़ा अजीब सा लगता है उनको। तो हमें पेरेंट्स के साथ ज्यादा वर्क करना पड़ता है, उनको ज्यादा ग्रूम करना पड़ता है। सो बाकी इतना कोई दिक्कत इससे आता नहीं है हमें। तो अक्षय, मतलब जिस टाइप का आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, बहुत से लोग अग्री करेंगे कि स्कूलिंग सिस्टम में ये सारे चेंजेस नेसेसरी हैं, एंड इसी वजह से कई लोग हमारी जनरेशन के सोचते भी कि वो एक स्कूल खोलना चाह रहे हैं, बट वे कई सारे रीजन से ऐसा कर नहीं पाते हैं। वो रीजन फाइनेंशियल हो सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल हो सकते हैं, रिसर्च की कमी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है वो। तो ऐसे कई सारे चैलेंजेस आते हैं स्कूल चालू करने से पहले। तो वो चैलेंजेस आपने कैसे ओवरकम किए? जैसे हमारे जो मेंटर है प्रोफेसर सुनील हांडा सर है, एकलव्य स्कूल उन्होंने फाउंड किया। ही इज आल्सो प्रोफेसर एट IIM अहमदाबाद। तो वो तो कई बार बोलते भी है कि स्कूल खोलना बहुत ही टफ है, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो खोलो ही मत। उन्होंने हमें पहली बार तो यही बोला था। फिर भी हम लोगों ने अपने स्टाइपेंड वगैरह में जो थोड़ा बहुत सेव किया था उसकी मदद से ही खोला। ये एक डेफिनेट आप जो बोल रहे हैं एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि गवर्नमेंट रेगुलेशंस बहुत ज्यादा हैं स्कूल्स में। हर समय आप स्टेट गवर्नमेंट को भी रिपोर्ट कर रहे होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी रिपोर्ट करना है, लेबर डिपार्टमेंट्स है, दुनिया भर में जितने भी डिपार्टमेंट्स है वो सारे स्कूल्स में अपने आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप ह्यूमन से डील कर रहे हैं इन द एंड। तो इनमें परमिशंस लाना, इनके साथ डील करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, और ये अपने आप में एक एक्सपेंसिव प्रोसेस हो जाती है। साथ ही आपको बड़ी लैंड बिल्डिंग ये सब लगता है। तो
हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, पर हमने एक चीज ये हमेशा सोच के चले कि हम बहुत बड़ा सेटअप करने की बजाय कि एक बार में ही 25-50 क्लासेस खोल दें, बहुत बड़ी लैंड पे खोलें। हमने शुरुआत जो है वो एक 2 BHK टाइप के सेटअप से बहुत ही छोटे सिंपल घर से करी। 6 बच्चों के साथ हमने शुरुआत करी। अपने मॉडल की क्वालिटी पे हमने वर्क किया कि इस तरह से हम स्कूल चलाए कि लोग हमारे स्कूल में आए। हमको एडमिशंस और मार्केटिंग की दौड़ में हम नहीं पड़े। स्कूल्स में जो 6 बच्चे थे वो धीरे धीरे करके अपने आप ही ऑर्गेनिक ग्रोथ होने लगी। और हमारी क्वालिटी में जिस तरह से मैंने बताया कि स्कूल में इनएफिशिएंट डेज होते हैं, कि फालतू के डेज हैं उनको एलिमिनेट किया, तो इनएफिशिएंट एक्सपेंसेस भी बहुत है स्कूल में शो ऑफ के नाम पे, तो हमने उनको भी काफी एलिमिनेट करके इस अभी यहाँ तक पहुंचे हैं। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका फ्यूचर विजन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू बच्चों के लिए, कि आपके यहाँ से जो बच्चे निकले वो आगे क्या अचीव करें या क्या बने बड़े होकर, और ऑल्सो कि आपका इस प्रोजेक्ट के लिए क्या फ्यूचर विजन है। जैसा आपने बताया कि आप अभी इंदौर में और 4th क्लास तक क्लासेस ले रहे हैं, तो आगे आप इसको कैसे ग्रो और एक्सपैंड करना चाहते हैं? ओके, तो प्रोजेक्ट को लेकर तो सिंपल विजन है। जैसा मैंने आपको बताया, हम हर साल एक ग्रेड इंप्रूव कर रहे हैं। सो जैसे जैसे बच्चे बढ़ रहे हैं वैसे ज्ञानकृति भी बढ़ रहा है, और ये तब तक चलता रहेगा ग्रो जब तक हम ग्रेड 12 तक नहीं पहुंचते हैं, जो कि एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स कंपलसरी है फॉर एनी नॉर्मल स्कूल टू रन। नाउ आफ्टर दैट जब बच्चे ग्रेजुएट होंगे ज्ञानकृति से, तो उनमें हम क्या देखना चाहते हैं, उनका जो फ्यूचर विजन है हमारे लिए। सो वी आर वेरी क्लियर कट कि हम ऑलरेडी ओवरबर्डन सिस्टम पे और बर्डन नहीं डालना चाहते हैं। हम जॉब हंटिंग वाले लोग और पैदा नहीं करना चाहते हैं। वी वांटेड टू क्रिएट टॉप नॉच रिसर्चर्स, फिलोसोफर्स, entrepreneurs, leaders who are coming out of the Gyankriti, and they will be serving the country. They should behave like a global citizen, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बन के और ग्लोबली सबको सर्व करें। इसको हम कैसे अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें आज से ही वर्क करना होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कैसे उस पर वर्क करते हैं। सो आपने देखा होगा कि एंटरप्रेन्योर्स और लीडर्स में एक बहुत यूनिक क्वालिटी होती है, दैट इज वो सिर्फ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। जनरली हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया एंड देन क्रिप करने लगते हैं कि लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट वैसा नहीं कर रही है। एंटरप्रेन्योर्स और लीडर्स में एक क्वालिटी यूनिक ये होता है कि वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, एट द सेम टाइम उसका सॉल्यूशन भी प्रपोज करते हैं। इसका सॉल्यूशन ये होना चाहिए और उसको ऐसे इम्प्लीमेंट करना है। सो हम लोग इंदौर जू पे विजिट पर गए थे बच्चों को लेकर के। जैसे बाकी स्कूल में विजिट होता है वैसा ज्ञानकृति का कोई विजिट नहीं होता है कि सिंपली चले गए, फोटो खींच लिया, फेसबुक पे डाल दिया और इतिशी हो गया। यदि हम लोग किसी विजिट पे जा रहे हैं तो प्रॉब्ली हम कोशिश करते हैं उसको थोरोली आइडेंटिफाई करने की, वहाँ पे थोरोली ऑब्जर्वेशंस करते हैं, उसके बारे में बहुत डिटेल में बातें करते हैं। स्कूल आने के बाद भी उसके बारे में हम बहुत कुछ डिस्कशन करते हैं, ताकि वो विजिट उनके लिए एक लर्निंग कर्व एक्चुअल में रहे। सो इस विजिट में ये हुआ था, कुछ महीनों पहले हमारा विजिट हुआ था, जिसमें कि जब हमने इंदौर जू विजिट किया, सो बच्चों ने ये आइडेंटिफाई किया कि वहां पर जो इंफॉर्मेशन बोर्ड्स हैं अलग अलग एनिमल्स के बारे में, वो इतने प्रॉपरली डिस्प्लेड नहीं है, और जो डिस्प्ले भी है वो या तो टूट गए हैं या इंफॉर्मेशन बहुत बोरिंग फॉर्म में है। सो विच इज नॉट उतना इंटरेस्टिंग नहीं था बच्चों के लिए। सो देन दे आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। हम लोग वहीं पर बैठ गए और हमने वहीं पर ब्रेनस्टॉर्मिंग किया कि अब इसके लिए सॉल्यूशन क्या हो सकता है। सो बच्चों ने अलग अलग सॉल्यूशंस पे सोचना चालू किया। फाइनली हम लोग एक सॉल्यूशन पे पहुंचे जो सब लोगों ने मिलकर फाइनलाइज किया, एंड विच वाज द ऑडियो टूर फॉर द इंदौर जू। ऑडियो टूर के लिए अब कैसे क्या करना है, उसके लिए फिर हमने कहा कि सबसे पहले तो हमें परमिशन लेना पड़ेगा। सो परमिशन के लिए हमने इंदौर जू क्यूरेटर के ऑफिस में विजिट किया। उन्होंने कहा कि आप सो एंड सो दिन आइए। सो हमने कहा कि ठीक है। हम जब वापस से बच्चों को लेकर के गए, अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि स्कूल का मैनेजमेंट जा रहा है, परमिशन लेकर के आ रहा है और काम कर रहा है। कोई यूनिक प्रोजेक्ट आ भी गया है तो उसमें बच्चों का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। भले वो प्रोजेक्ट उस लेवल का नहीं रहे, बट यदि बच्चों का इन्वॉल्वमेंट रहता है तो बच्चे उसमें बहुत कुछ सीखते हैं। सो ऑब्जेक्टिव वाज नॉट टू प्रोवाइड अ वेरी गुड ऑडियो टूर टू द इंदौर जू। द ऑब्जेक्टिव वाज कि बच्चे इस प्रोसेस में सीखें, प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखें। सो स्कूल आने के बाद हमने बहुत कुछ सोचा उसके बारे में कि हम क्या सॉल्यूशन लेकर के जाएंगे और क्या प्रपोज करेंगे। देन हम लोग गए उनके ऑफिस में, हमने काफी देर तक वेट किया। उन्होंने यहाँ पर ये भी सीखा कि किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से मिलना है तो कितने आपको चक्कर लगाना पड़ सकते हैं। सेकेंड विजिट जब हमने अपॉइंटमेंट लिया तब भी हमको इतना इजीली वो नहीं मिले। फिर फाइनली वो जब जाने लगे, हमने उनके ऑफिस के बाहर बहुत देर तक वेट किया। जब वो जाने लगे तो बच्चों ने उनको ऑन द वे ही पकड़ लिया और उनको बताया कि हमने जू में प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है, इट्स अ पब्लिक प्लेस, तो यहाँ पे हम बीइंग द रेसिडेंट ऑफ इंदौर हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि
इसका सॉल्यूशन आपको प्रपोज करें। सो सॉल्यूशन हमने प्रपोज किया कि वांटेड टू क्रिएट द ऑडियो टूर फॉर द इंडोर जू। उन्होंने कहा कि 3 से 4 दिन बाद यहाँ पर एक स्नैक हाउस बना है, उसका इनॉग्रेशन होने वाला है। सो आइडिया उनको काफी अच्छा लगा था, वो काफी इंप्रेस हो गए थे। उन्होंने कहा यदि आप यहाँ पर आइडिया को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर देते हैं 3 दिन के अंदर, तो फिर हम आगे का सोच सकते हैं। तो 3 दिन का टाइम बहुत कम था, बट देन बच्चे काफी एक्साइटेड थे कि हमको ये प्रोजेक्ट करना है। सो हमने उनसे कंटेंट लिया, एनिमल के बारे में जो फैक्चुअल डाटा होता है, साइंटिफिक डाटा जो जू के पास होता है, सो उन्होंने सारा हमें ईमेल कर दिया। देन बच्चों ने अगले दिन स्कूल आकर कोई पढ़ाई नहीं करी, देयर वाज नो क्लास दैट डे। इनफैक्ट उस दिन हमारा एक अनअनाउंस्ड एग्जाम भी प्लान था, हमने वो भी कैंसिल कर दिया, क्योंकि यदि एग्जाम का को लेकर के हमारा शेड्यूल बहुत स्ट्रिक्ट होता तो हम ये सब चीजें नहीं कर पाते हैं। जैसा आपको पता है एग्जाम हमारे लिए एक रूटीन लाइफ का पार्ट है, तो हम उसको आगे बढ़ा सकते थे। सो हमने इस प्रोजेक्ट को उस दिन पिक किया, दिन भर बच्चों ने रिकॉर्डिंग करा, अगले दिन उसका एडिटिंग हुआ, एंड देन जब वहां पर हमने उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया, वहां पर हमने QR कोड लगा दिए स्नैक हाउस में। अब कोई भी व्यक्ति आता है, आज आप भी जाओगे, आप देखोगे QR कोड को आप स्कैन करोगे, सो वहां पर आपको ज्ञानकृति के बच्चों की आवाज में उस पर्टिकुलर एनिमल के बारे में सुनाई देगा। अभी बच्चों ने और उसमें नए आइडियाज डालना चालू किए हैं, तो अब यहाँ पर वो इम्प्रोवाइजेशन भी सीख रहे हैं। तो अब भी वो बोल रहे हैं कि जब अगली बार हम कोई ऐसा प्रोजेक्ट करेंगे तो उसमें हम उस एनिमल की आवाज भी डालेंगे। हम प्रॉब्ली पानी की आवाज डालेंगे, यदि हम स्नेक के बारे में बात कर रहे हैं, हम जो हवा का जो फ्लो का आवाज होता है वो भी डालेंगे। सो विल क्रिएट द एनवायरनमेंट। सो वो इम्प्रोवाइजेशन के बारे में भी ऑलरेडी सोचने लगे हैं। उसका असर क्या हुआ? सो अभी बच्चे जब महेश्वर विजिट पर गए तो उन्होंने कहा कि सर यहाँ के लिए भी हम ऑडियो टूर कर सकते हैं, राजवाड़ा गए तो यहाँ के लिए भी कर सकते हैं। सो दे आर नाउ एबल टू रेप्लिकेट ऑल दिस थिंग्स ऑन अ बिगर स्केल। सो ये सारी क्वालिटीज आप देख रहे हो एंटरप्रेन्योर्स में होती है कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, फिर सॉल्यूशन प्रपोज करना, फिर उसको इम्प्रोवाइज करते रहना, फिर उसको स्केल अप करने के बारे में सोचना। तो ये सब कुछ वो बचपन से कर रहे हैं इनडायरेक्टली। और देन फिर इनॉग्रेशन हुआ, इंदौर के मेयर आई थी वहां पर, उन्होंने इनॉग्रेट किया, बच्चों के साथ बात किया, प्रेस मीडिया इंटरेक्शन हुआ बच्चों का। सो बच्चे काफी खुश हुए इतनी भीड़ में, जब उनको वहां पर एक अपनी बातें एक्सपोज करने का मौका मिला, तो उनके लिए काफी अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था। एंड देन अभी उन्होंने हमें एक दिन कॉल आया कमिश्नर ऑफिस से कि आपने जो पायलट किया था स्नेक हाउस में, अब इसको पूरे इंदौर जू में कीजिए। सो आफ्टर लॉकडाउन जैसे ही बच्चे स्कूल आते हैं, हम उसको पूरे इंदौर के जू में करने वाले हैं। अच्छी बात यह है कि आगे रहकर एक कॉल आया वहां से। सो दैट वाज स्मॉल एग्जांपल कि हम कैसे एंटरप्रेन्योर्स लीडर्स क्रिएट करना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या माहौल ज्ञानकृति में देते हैं। तो अक्षय, मतलब ये सब सुन के ऐसा लग रहा है कि काश हम लोग अपनी एज कम कर सकते हैं, आपके स्कूल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मतलब जो चीज़ आप बता रहे कि अब वो महेश्वर में भी खुद ही प्रपोज कर रहे कि हम यहाँ पे भी ऑडियो टूर क्रिएट कर सकें। हम लोग तो सोच भी नहीं सकते थे बचपन में, इवन अगर थॉट भी आ रहे दिमाग में तो हिम्मत नहीं कर सकते थे कि हम किसी से बोले या कोई इनिशिएटिव ऐसा लें कि हम ऐसा कुछ करेंगे। सो मतलब काफ़ी एनरिचिंग रहा हमारे लिए एक्सपीरियंस। हम होप करते हैं कि मतलब इंडिया में और भी कई सारे ऐसे स्कूल्स खुले जो कि बच्चों को इस तरीके से ट्रीट करेंगे, बच्चों को लीडरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ पुश करेंगे, उनके दिमाग में ऐसे थॉट्स जनरेट करेंगे, थिंकिंग स्टार्ट करवाएंगे बच्चों से, रादर देन मतलब रटना चालू करना उनसे। सो दिस वाज रियली अ वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस फॉर अस, एंड आई थिंक हमारे व्यूअर्स के लिए भी काफी एनरिचिंग रहा होगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग लोगों से मिलने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।